अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतशाम। पनामा का हंगामा जारी। अदालत उस्मा में कप्तान की टीम के बॉल आखिरी दलाइल खत्म हुए और अब कल से बारी शुरू होगी हुकूमती टीम की। क्या पीटीआई के दलाइल मुस्तनद रहे और जो सबूत केस की असर-ए-नौ समात से अब तक पेश किए गए कितने मौसर साबित होंगे केस के मंतकी अंजाम में? तहरीक इंसाफ तो काफी पुरुमीद नजर आती है। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा केस बहुत ही मुस्तनद तौर पर ख़त्म हुआ है। तमाम शवाहिदात, तमाम दस्तावेज़ात, तमाम तज़ादात सामने आ चुके हैं और हमें यकीन है कि इनकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द वो फैसला देगा जिसका कौम 7 महीने से इंतज़ार कर रही है। करप्शन की जो पाकिस्तान में एक रिवायत चली आ रही है साहिब इक़्तिदार तबके में, वो इंशाअल्लाह उसके ताबूत पर ये आखिरी कील होगी। और अब नून लीग किन नए सबूतों को हथियार बनाकर मैदान में उतरेगी, यही सवाल है सबके जहन में। और क्या आप केस अपने मंतकी अंजाम के करीब है? कतरी शहजादे की 2006 से पहले फ्लैट्स की ओनरशिप साबित करना किस तरीके से होगा ये? तो उधर लीगी क़यादत भी जोश में है और कप्तान पर खूब तनकीदी नश्तर चलाए जा रहे हैं। हर वकील जो है वो यही मंजर पेश करता है कि क़यामत आन टूटी है, लेकिन आप ये देखें कि जैसे जैसे इनकी तकरीब चल रही है, जैसे जैसे ये केस चल रहा है, खिसलते गिरते वो इधर उधर से अटरम पटरम करके आर्गुमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहले दिन वाली बात थी, अब कहते हैं कि जी भारे सबूत जो है वो नून लीग पे है, भारे सबूत जो है वजीर आजम पे है। पहले दिन कहते थे कि हम इल्जाम नहीं, ये सबूत लेके आए हैं, ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं। वो सारा केस ट्विस्ट हो गया है। और उधर लीगी वज़रा का ऐलान के करेंगे कप्तान के खिलाफ तक इज्जत का दावा, क्योंकि झूठ बोलकर किया गया नाम खराब हमारा। तो उधर सवाल उठा दिया गया कि क्या सहाफियों की तंजीम जो पनामा लीग सामने लाई, इस पर भी केस किया जाएगा या नहीं? इसी सब सूरत हाल पर बात होगी। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलूँ। फवाद चौधरी साहब तर्जुमान है पीटीआई की जानिब से, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। PMLN से सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं हमें स्टूडियोज़ में, उन्होंने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अपने तमाम मेहमानों का। फवाद चौधरी साहब, पनामा केस में आपकी तरफ सबसे पहले मैं आना चाहूँगी। पीटीआई टीम के दलाइल तो मुकम्मल हो गए, जब दलाइल मुकम्मल हुए तो कितनी मुतमईन थी अदालत और किस तरीके से शुक्रिया अदा किया गया आपकी मुआवनत के लिए? जज साहब, जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो हेड कर रहे हैं बेंच को, बड़े मुतमईन थे और उन्होंने नईम बुखारी साहब को मुखातिब करके कहा कि आपने बहुत अच्छी मुआवनत की है और बहुत जो आपकी दलाइल हैं वो बड़े मुस्तनद हैं, बहुत अच्छे हैं और इससे अदालत को बड़ी मदद मिली है। और जाहिर है कि जो एक अच्छा मुकदमा है, जिस तरीके से नईम बुखारी साहब ने उसको प्रेजेंट किया है, मटेरियल भी बहुत है और ये बात तकरीबन अब साबित हुई हो गई है कि वज़ीर आज़म साहब के जो असासे हैं, जो फ्रेंकली हमने तो नहीं बताए थे, ये तो ICIJ का एक स्कैंडल था। ICIJ ने बताया कि ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की हैं, जो लंदन में है। उन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हमने अदालत के सामने रखा है। अब वो प्रूव हो गया है, जो मनी ट्रेल बनाने की कोशिश की थी, अलबत्ता कतरी शहजादे का जो ख़त लेके आ गए थे उसके ऊपर इशू था, वो बिल्कुल अब उड़ गया है बिल्कुल। और अब जब मखदूम अली खान साहब ने अपने आर्गूमेंट शुरू कर दिए हैं, देखना यही होगा कि किस तरह से वो अब क्या उसके ऊपर ये कहेंगे। अब सवाल तो यही है कि हुसैन नवाज की प्रॉपर्टीज हैं या मरियम नवाज की प्रॉपर्टीज हैं या नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टीज हैं। मामला तो इतना ही है। आप देखते हैं कि जब मखदूम अली खान साहब किसका साथ देते हैं और किसका नहीं देते। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये जो कतरी शहजादे को अगर अपने फ्लैट्स की मलकियत साबित करने की बात है, अगर वो करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन साबित करनी पड़ती है, तो अब ये तो नून लीग बारहा पहले भी कहती रही है कि वो अदालत में पेश भी हो सकते हैं और ये जो तमाम चीज़ें हैं वो साबित करना, आपको क्या लगता है कि कितना मुश्किल हो जाएगा नून लीग के लिए तमाम चीज़ें साबित करना? क्योंकि दलाइल अब उनके शुरू हो रहे हैं, उनकी तरफ से जवाबात भी आने शुरू हो जाएंगे और वो काफ़ी मुतमईन और कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक बात है कि सबूत देने की, तो उसकी आपको याद होगा कि अदालत ने एक मुद्दत मुकर्रर की थी और उस वक्त तक तमाम जो सबूत हैं वो दिए जाने थे। अब तक कोई एविडेंस जो है वो PMLN लेके नहीं आई। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं। एक ट्रस्ट डीड दी है, एक कतरी शहजादे का लेटर दिया है और एक जो है वो 2 ट्रस्ट डीड्स हैं। कुंबर की जो है वो ट्रस्ट डीड है। इसके अलावा अभी तक PMLN कोई सबूत नहीं ला सकी। अगर कतरी शहजादे जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से सीधा जेल जाना चाहते हैं
तो ही इज मोस्ट वेलकम, ही शुड कम एंड यहाँ पे गवाही दें, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा उनका, और जिस तरीके से उन्होंने एक जाली खत लिखा है उसके ऊपर जाहिर है कि उनका मुहासबा भी होगा, क्योंकि पाकिस्तानी अदालतें कदर की अदालतें तो है नहीं, हमारी अदालतें बड़ी इंडिपेंडेंट हैं, अरबी शहजादों को जरा अपनी आदत हुई है। सही, ठीक। डॉक्टर सलमान शाह साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक वज़ीर रह चुके हैं, बहुत टेक्निकल किस्म की चीज़ें इस केस के अंदर, मनी ट्रेल और साबित करना कि पैसे किस तरीके से गए और इस तरह की तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। कुछ हम उनसे भी उनकी राय लेना चाहेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर एक जनरली अगर एक बात करें तो इस वक्त तक PTI ये दावा कर रही है कि बहुत सारे जो सबूत हैं वो उनकी तरफ से दिए जा चुके हैं और जितने दिए वो काफ़ी हैं, जबकि दूसरी तरफ नून लीग ये कहती है कि हित तक की इज्जत का जो है वो हम दावा करेंगे क्योंकि बहुत हमारी जो है इंसल्ट की गई और कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। आप जनरली इस केस को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में तो ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर गाइडलाइंस सेट कर देगा, हमारी लीडरशिप के बिहेवियर को, हमारी लीडरशिप के गवर्नेंस को, और हमारे कानूनी जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो भी एक आएंगे इनटू फोकस के पाकिस्तान में जो करप्शन है या पाकिस्तान में जो टैक्स एवेजन है, पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी या एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज अ ब्यूरोक्रेसी, एज अ जुडिशरी, वो सारी चीज़ें जो हैं ये सामने आएंगी और इनके लिए एक तरीक़ेकार जो है आगे के लिए हो जाएगा, वाज़े हो जाएगा। एंड आई थिंक ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान में हमने ये देख रहे हैं कि अदारे जो हैं हमारे वो लीडरलेस हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं और उनमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से पाकिस्तान के अमूर को तय करें। सो कोई भी आप अदारा उठा के देख लें, उसमें हमें फेलियर नज़र आती है, उसमें हमें एक कमी नज़र आती है। सो आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है उसको एहतसाब के दायरे में लाया गया है एंड वो आगे से अपना आर्ग्यू केस कर रहे हैं। सो आई थिंक अभी तो हमने एक साइड को सुना है, थोड़ा सा जो है हमने वज़ीर आज़म की साइड को भी सुना है, बट वो ज़्यादा मीडिया शीडिया में बात चल रही है। लेकिन आई थिंक कि जब केस कंप्लीट हो जाएगा सही, तो हम ट्रूथ तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे और इन द प्रोसेस मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट में डेफिनेटली जाएगा। सही, ठीक है। आप PMLN से सैयद आशिक हुसैन करमानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। करमानी साहब, आप PTI के दलाइल तो मुकम्मल हो चुके हैं, दूसरी तरफ अब आप लोगों की बारी है, तो किस तरीके के जो चीज़ें हैं वो सामने आने वाली हैं, किस तरीके से आप लोग डिफेंड करेंगे, कुछ बताइएगा, कुछ स्ट्रैटेजी आप लोगों की तरफ से बनाई गई है? और क्योंकि बहुत सारे रहनुमा आपके दावा करते हुए नजर आते हैं कि बस अगर हमारी बारी आ गई है तो बस अब 4-5 दिन की बात है और केस जो है वो निमट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बारी आई और मैं ये आपको बिल्कुल कहूँगा कि आप आज हमें सिर्फ 20 मिनट मिल सके, कल से आप मजीद क्लैरिटी देखना शुरू कर देंगे और आज के 20 मिनट भी बड़े वाजे और बड़े क्लियर थे। PTI ने जो इतना ज़्यादा टाइम लिया, इतने दिन लिए, उनके अंदर जो बेसिक 4 सवाल थे, 1990 की प्रॉपर्टीज़ जो इन्होंने हमारे पे एक ब्लेम लगाया, फिर मनी लॉन्ड्रिंग, किक बैक्स, करप्शन का ब्लेम लगाया, उसके साथ साथ मरियम साहिबा की डिपेंडेंसी का ब्लेम लगाया, फिर उसके साथ उनके बेनिफिशियल ओनर होने का ब्लेम लगाया। PTI टॉक शोज में बैठ के, जलसे जुलूसों में बैठ के तो काफी उन्होंने कागज लहराए और दिखाए, लेकिन अदालत के अंदर कुछ भी इस तरह का देखने को नहीं मिला। बल्कि बात इस लेवल पर आ गई कि वजीर आजम साहब की तकरीरों पर। सो मैं तो ये सोचता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो तकरीरें ना करते तो शायद नईम बुखारी साहब के पास और PTI के पास कुछ कहने को ही ना होता अदालत के अंदर, अगर वो तकरीरें भी ना होती। सो जो हमने क्लेम किया, जो हमने ओन किया, समझे, अदालत ने तो कहा कि बहुत अच्छी मुआवनत की गई है PTI की तरफ से, तो यकीनन कुछ ना कुछ तो उन्होंने दिया ही होगा ना।
जी यकीनन अदालत ने जो अदालत को अब मैं जजेस बैठे हुए थे, नईम बुखारी साहब ने बात की, मैं तो वो बात कर रहा हूं कि जो 4 सवाल उठाए गए, हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया गया कि जी मनी लॉन्डर हुआ है, करप्शन हुई है, किकबैक्स आए हैं, उसका आपको कोई सबूत देखने को नहीं मिला। हमने जो कहा कि 2006 की प्रॉपर्टीज ओनरशिप है, मरियम साहिबा बेनिफिशियरी ओनर नहीं है, ट्रस्टी हैं, हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं और मजीद आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे और अदालत जो हमारे से सबूत मांगेगी हम विद डॉक्यूमेंट, सिर्फ तकरीरों पर बेस करके, टीवी चैनल्स के प्रोग्राम पर बेस करके, जलसे जुलूसों की बातों पर बेस कर नहीं, बल्कि और टीवी प्रोग्राम्स को भी तोड़ मरोड़ कर नहीं, बल्कि विद एविडेंस, डॉक्यूमेंट, सबूत हम अदालत के सामने रखेंगे और चीजों को क्लियर करेंगे। सही, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेहमान हमारे साथ ही मौजूद होंगे। इमरान साहब का एक काफी इंटरेस्टिंग बयान है। उन्होंने कहा कि 62-63 का इतलाक होना लाजमी है, चाहे मैं खुद भी चला जाऊं। फवाद चौधरी साहब से पूछेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोपहर की खबर के साथ रहिए। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल हमने फवाद चौधरी साहब के लिए छोड़ा कि कप्तान की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 62 और 63 का इतलाक होना लाजमी चाहिए, चाहे मैं खुद भी चला जाऊं। तो फवाद चौधरी साहब, क्या इमरान खान साहब की तरफ से मान लिया गया कि अगर 62 और 63 का इतलाक होता है तो जो बात अदालत में की गई थी उसके मुताबिक क्या उन पर भी अगर इसका इतलाक किया जाए तो वो भी जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 62-63 के जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की बात है वो इमरान खान बड़े क्लियर है उस मामले में। जिसके ऊपर साबित हो उसको जाना चाहिए। और अगर 62-63 पे पूरे आप नहीं उतरते हैं, आपकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, आप डिसऑनेस्ट हैं, तो आप किस तरह से मुल्की ख़जाना जो है संभालेंगे? बिल्कुल इमरान खान ने ये कहा है कि जो भी उसकी जद में आता है वो चला जाए। बाकी पूरी दुनिया को पता है जो शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल का 4 अरब रुपए का हर साल का डेफिसिट है, इमरान खान के ऊपर पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ट्रस्ट करती है। 1 रुपए की इरेगुलरिटीज वहां पर नहीं होती और इसीलिए लोग जो हैं वो वहां पे चंदा देते हैं। नमल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में अगर किसी ने बाहर फिलैंथ्रोपी का कोई काम किया है किसी पॉलिटिशियन ने, तो चाहे वो आप इमरान खान के साथ हों या इमरान खान के खिलाफ हों, इस बात पे तो कोई किसी को शुबा नहीं है कि अब्दुस्तार ईदी और इमरान खान ही 2 लोग हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने यही तो मैं पूछ रही हूँ कि किसी को हो ना हो, शायद इमरान खान साहब को खुद शुबा है जो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि मैं भी चला जाऊं, अगर मैं भी चला जाऊं फिर भी इतलाक जो है वो उसका जरूर होना चाहिए। देखें, ये तो मतलब ऐसी एक कह लें कि वो बात है ना कि हमें प्रोग्राम चूंकि बनाना है तो चलो ऐसी बात कर दें, वरना मैं यही आपको बता रहा हूँ कि जो पूरी दुनिया और पाकिस्तान के लोग ट्रस्ट करते हैं वो ऐसे ट्रस्ट नहीं करते हैं। इमरान खान का और अब्दुस्तार ईदी के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए अरबों रुपया जो है वो उनको मिलता है और इसीलिए उन्होंने अभी साथ मिलके ये जो कल के कमेंट्स थे नईम बुखारी साहब के कल अदालत में, जिन पर आज नून लीग ने ये भी कहा कि दबे लफ्जों में शिकस्त तस्लीम कर ली आपके वकील ने कि मैं तो अपनी वकील हूँ, तो ये किस हद तक मुनासिब थे ये कमेंट्स उनकी तरफ से दिए जाना? नईम बुखारी साहब लाहौर के लोहारी गेट के हैं, पक्के लाहौरी हैं, जुगत करना उनकी आदत है, उनको इस पे शुगल भी लगता है, मज़ा भी आता है। लेकिन एक थोड़ी सी मैं आपको क्लैरिफिकेशन ये कर दूं, करमानी साहब ने जिस तरह से अभी फरमाया कि हमने इल्ज़ाम लगाए, हमने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये पहला इल्ज़ाम जो है ये ICIJ ने इल्ज़ाम लगाया था, हमने सिर्फ अदालत में लेके गए हैं कि ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। ICIJ कह रही है कि इसके मालिक जो है वो वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली है। वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली ने 2 इसके ऊपर डिफेंसेस दिए। एक उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो 2006 से पहले हम मालिक नहीं थे और मरियम बीबी जो है वो ट्रस्टी हैं, हुसैन नवाज मालिक हैं। अब जो एविडेंस सारी सामने आई है उसमें साफ पता चल रहा है कि मरियम नवाज जो है वो इसकी मालिक है और मरियम नवाज जो है वो डिपेंडेंट उनके जो डिपेंडेंट का मामला है वो भी हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जो वेल्थ टैक्स है कैप्टन सफदर साहब की, मरियम नवाज शरीफ की, वो है 0, उनका इनकम टैक्स रिटर्न है 0, रह वो अपने वालिद के पास रही हैं, उनके बिल जो है वो वालिद साहब देते हैं। 68 करोड़ रुपया जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब से वो ले चुकी हैं एज ए गिफ्ट और हसन नवाज साहब भी उनको गिफ्ट दे रहे हैं। लिहाजा ये जो सबूत सामने है मरियम बीबी के कि वो डिपेंडेंट है, ये भी हम नहीं कह रहे, ये उनके अपने पेपर्स कह रहे हैं। हमने सिर्फ इसका सारे मामले में एक काम किया है कि हम पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा लेकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने खड़े हुए हैं। बाकी इनमें से ना कोई इल्जाम हमारा है ना कोई सबूत हमारा है।
ठीक है, मैं दीगर मेहमानों जाऊंगी, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास आ रही है और वो ये कि ख्वाजा आसिफ ने जो है वो वजाहत पेश की है जनरल राहील शरीफ के हवाले से, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, कि वो एक ओहदा कबूल कर रहे हैं, जिस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही है। उस हवाले से कुछ अपडेट्स आए हैं, क्या वजाहत दी है? नौशीन यूसुफ हमारे साथ जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगी। जी नौशीन, बताइएगा। जी बिल्कुल आयशा, ये चेयरमैन सेनेट ने 2 रोज कबल एक सवाल पूछा था वजीर दिफा से कि जनरल राहील शरीफ की जो 34 इस्लामी ममालिक इत्तेहाद की सरबराह के तौर पर तैनाती का मामला है, उस पर वजाहत पेश की जाए, जिस पर आज ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया है सेनेट में, और उन्होंने बताया है कि साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ की जानिब से कोई बाज़ाब्ता एनओसी लेने के लिए वजारत दिफा से अभी तक कोई राब्ता नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर बैरून कोई मुलाजमत करनी होती है किसी रिटायर्ड अफसर ने, तो उसे एक एनओसी दरकार होता है, क्लियरेंस दरकार होती है, और एनओसी जो है वजारत दिफा देती है। और ये ज्यादातर मुल्की जो मुलाजमतें होती हैं उनके लिए होता है, जैसे बतौर सफीर तैनाती या बतौर मुशीर तैनाती। अलबत्ता बैरून मुल्क मुलाजमत के हवाले से तो अभी तक कोई रूल्स नहीं है, लेकिन अगर हो तो यही वाले रूल्स ही अप्लाई हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राहील शरीफ ने अभी तक ना एनओसी ना किसी क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया, जिसपे चेयरमैन सेनेट ने पूछा कि क्या उन्होंने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट आर्मी से इजाजत मांगी है, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने ये बताया कि नहीं, उन्होंने आर्मी से भी इजाजत नहीं मांगी है। राहील शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर उमरा करने गए थे और राहील शरीफ ने उमरे पर जाने की इत्तला दी थी। 2 रोज कबल वो उमरे से वापस आ चुके हैं। वापस आकर उन्होंने ना जीएचक्यू ना ही वजारत दिफा को अप्लाई किया है कि उन्हें कोई ऑफर आई है। ख्वाजा आसिफ ने ये भी बताया कि गैर मुल्की मुलाजमत के हवाले से रूल्स में भी तरमीम की जाएगी। चेयरमैन सेनेट ने इस पर ख्वाजा आसिफ को कहा कि अगर राहील शरीफ को कोई दरखास्त आती है तो ख्वाजा आसिफ जो है ऐवान को उस हवाले से मुतला भी करें, जिस पर जब सरताज अजीम चूंकि मुशीर खारजा है उनसे भी जवाब मांगा गया था, तो उन्होंने कहा कि राहील शरीफ को क्योंकि अभी तक कोई ऑफर नहीं आई, लिहाजा खारजा पॉलिसी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जी सही, ठीक, बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ, हमें अपडेट करी थी। अगर राहील शरीफ को दरखास्त आई तो वहाँ को मतला करेंगे, ये चेयरमैन सेनेट ने कहा। और राहील शरीफ को अभी कोई ऑफर नहीं आई, लिहाजा खारजा पॉलिसी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। ये वजाहत सरताज अजीज साहब की जानिब से सामने आई। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि गैर मुल्की मुलाजमत लेने से मुतालिक भी रूल्स में तरमीम की जाएगी। राहील शरीफ की जानिब से ये भी नहीं कहा गया कि इन्हें कोई ऑफर हुई है, यानी अभी ये बात किसी भी तरीके से कन्फर्म नहीं हुई है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। शहजाद चौधरी साहब, ये मामला जो है इसके हवाले से राहील शरीफ की जो मुलाजमत का मामला था, इसके हवाले से आज ब्रीफिंग दी गई है। ख्वाजा आसिफ ने भी ब्रीफिंग दी और सरताज अजीज साहब ने भी दी है, और कुछ इस तरीके से बात की गई है कि अभी तक कोई भी जो है वो इत्तला नहीं दी गई या फिर कोई भी अवान को मुतला नहीं किया गया, ना ही कोई दरखास्त दी गई है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि रूल्स क्या कहते हैं इस हवाले से कि इजाजत मांगने की जरूरत होती है, अगर होती है तो किस किस से इजाजत लेनी पड़ती है? शहजाद चौधरी साहब चाइल्ड लाइन पर नहीं है, जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब की तरफ में ये सवाल लेकर जाऊंगी। जी देखिए, बात यह है कि इसमें बुनियादी तौर पे कानूनन अगर आप देखें, आइन की रूह से किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैंडल करने वाले लोग होते हैं, जैसे आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स वगैरह, इनको जीएचक्यू से अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है और वो एनओसी की बुनियाद के ऊपर वो जाके कहीं भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन इनकी सूरत में अभी ना एनओसी की नौबत ना कुछ, क्योंकि कोई भी लिखी भी ऑफर तजवीज उनको अभी ना मौसूल हुई है, ना जनरल राहील शरीफ को, ना हुकूमत पाकिस्तान को। और ये तजवीज जब आएगी कभी किसी जमाने में किसी वक्त पे, तो हुकूमत पाकिस्तान फैसला करेगी कि हमने इस कोलिशन का हिस्सा बनना या नहीं बनना। लेकिन अगर साहब किस तरीके से फैसला किया जाएगा जब ये कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क मुलाजमत के हवाले से रूल्स ही मौजूद नहीं है, तो फिर किस बुनियाद पर यह फैसला किया जाएगा? नहीं, वो रूल्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये फैसला हुकूमत ने करना है, क्योंकि हुकूमत को अगर ऑफर आएगी कि जी आप इस 39 ममालिक की जो कोलिशन फोर्स बन रही है उसका हिस्सा बने, तो ये तो हुकूमत ने फैसला करना है कि वो हिस्सा बने या नहीं बने। अब अगर हुकूमत फैसला करती है कि हम कोलिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो राहील शरीफ साहब को ऑफर आए भी तो तभी वो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है वो उसका हिस्सा ही नहीं बन रहे। फिर अगर हुकूमत फैसला कर लेती है कि हमने इस कोलिशन फोर्स का हिस्सा बनना है और उसके तमाम कवायद और ज़ाबत जो भेजे जाते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो कबूल कर लेती है, तो फिर हुकूमत जो है वो उसकी वो स्टेज आ जाएगी कि राहील शरीफ का किस्सा सामने खोला जाए। फिर राहील शरीफ साहब की उस वक्त जीएचक्यू से क्लियरेंस और ये सारा काम आएगा, या उनकी वो एनओसी जो उन्होंने लेना है।
तो अभी तो ना इसके खद्दोखाल है, ना वो फोर्स जमीन पे है, ना उसके कवायद और ज़वाबित तय हुए हैं, ना हुकूमत पाकिस्तान को कोई अभी ये मौसूल हुआ है इसके ऊपर पेपर के जी क्या चाहते हैं और क्या करना है। तो ये तो सारा तूफान मचा है ख्वाजा साहब के एक बयान के ऊपर, जो उन्होंने जियो न्यूज के प्रोग्राम तलत हुसैन में उसमें कहा उन्होंने कि जी ये 2-3 दिन पहले ये चीज फाइनलाइज हुई है, मुझे इसकी तफसीलात नहीं पता लेकिन फाइनलाइज हो गई है। जिसका मतलब ये था कि गालिबन उनको ये मौसूल हो चुकी हुई है सारी चीज। और उस पर फिर हमने बात ये की, मैंने ये बात की थी कि अगर वो कबूल हो भी गई है तो तब भी रहील शरीफ की अपनी जाती, क्योंकि ये उसका जाती फैसला भी होगा बावजूद इसके कि हुकूमत उनको क्लियर कर दे कि जी आप जा सकते हैं, तो उनका जाती फैसला होगा कि वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये कोई हुकूमत की तरफ से ये सरकारी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक जॉब की ऑफर है। तो वो ये उन्होंने 3 शराइत रखी हुई थी कि जी मुझे मेरी जाती शराइत ये है कि ये इसमें ईरान हर हालत में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान शामिल नहीं होगा तो ये सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद नजर आएगा जिसमें कि फिरकावारियत की बुआती है। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि मैं जब अगर मुझे कमांडर बनाया जाए तो मैं कमांडर होऊंगा, मेरे ऊपर एक और कमांडर ना बैठाया जाए। सही। और तीसरी उनकी ये थी रिक्वायरमेंट कि उनको इख्तियार दिया जाएगा कि अगर मुस्लिम ममालिक में वहां पे आपस में कोई इख्तलाफात पैदा होते हैं या कोई रंजिशें आती हैं कुछ है, तो उनको इख्तियार होगा कि वो सालसी कर सकें, मामला फहमी करा सकें, ताकि कोलिशन में कोई गड़बड़ ना हो और लोगों में आपस में तजाद ना पैदा हो। ये 3 शराइत उनकी जाती थी। अगर हुकूमत एग्री कर जाए उनके यानी कोलिशन का हिस्सा भी बन जाए, रहील शरीफ साहब की क्लियरेंस भी दे दे, तब भी अगर उनकी ये जाती 3 शराइत नहीं पूरी होंगी तो वो नहीं जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सूरत हाल आज ये है कि ना जनरल रहील शरीफ को भी लिख के कोई ऑफर पहुंची है, ना ही हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई इस वक्त इस तरह की ऑफर आई है, पेपर आया है। जो रहील शरीफ अभी गए हुए थे सऊदी अरेबिया, वो उम्रे के लिए गए हुए थे, वो 4-5 दिन पहले उम्रा करके वापस आ चुके हैं। और उम्रे के दौरान उनके जो वहां पे कोई साहब मिले, जो भी सऊदी हुकूमत के लोग, क्योंकि वो वहां पे एक उनके सऊदी गेस्ट के तौर पे उम्रा कर रहे थे। तो उस दौरान में कोई मुलाकातें अगर किसी ने की है, पूछा है, तो उनसे उनको जो बात पता चली है वो 2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि ये जो भी बनेगी कोलिशन, इसको चलाने के जिम्मेदार तमाम वजीर दफा, तमाम ममालिक के वजीर दफा जो है, उनकी एक दिफाई काउंसिल बनेगी और वो काउंसिल जिम्मेदार होगी उसके फैसले करने में कि कहाँ इस फोर्स को जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी OIC के तरीके के ऊपर वो उसका फैसला होगा। दूसरी बात यह है कि वो फैसला करेगी काउंसिल कि रहील शरीफ साहब की, अगर रहील शरीफ साहब को रखना है तो उसकी अप्रूवल वो काउंसिल देगी, और फिर वो फैसला करेगी कि आइंदा 2 साल बाद कौन होगा, उसके 2 साल बाद, क्योंकि ये कोई सारी उम्र के लिए तो नहीं बैठे रहेंगे, टेन्योर वगैरह फिक्स होंगे, तो ये काउंसिल भी आएगी। और फिर उसके साथ साथ ये है कि इस सारे किस्से में इसको आइंदा चलाने के लिए फंडिंग वगैरह ये, और बाहर की ऑर्गेनाइजेशनों से राब्ता, जैसे यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही हैं, उनके साथ उनका क्या ताल्लुक वास्ता होगा, ये सारी चीजें प्रपोजल की शक्ल में, एक कॉपी की शक्ल में हुकूमत पाकिस्तान को आएंगी, और ये ईरान को, सऊदी अरेबिया भेजेगा, ईरान को भी, टर्की वगैरह सारे ममालिक को जाएंगी और उनको दावत होगी कि आप आए। बिल्कुल ठीक है। और फिर इसमें आखिरी बात मैं ये कर दूं, इसकी तवक्को ये है कि ये गालिबन मार्च आखिर या सीधा जाए मार्च आखिर में या अप्रैल शुरू में कहीं शायद ये प्रपोजल यहाँ पहुंचे पाकिस्तान। ठीक है। शहजाद चौधरी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो शहजाद चौधरी साहब लाइन पर मौजूद नहीं है, बहुत शुक्रिया अपने तमाम मेहमानों का मैं अदा करूंगी। यहाँ पर प्रोग्राम का जो वक्त खत्म हो गया, अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा डॉक्टर सलमान शाह साहब ने, सईद आशिक हुसैन करमानी साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। आपसे मुलाकात हुई कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।